एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही शहर के लोग चुप हो जाते थे। आरव नाम का एक साधारण लड़का जब काम की तलाश में इस शहर आया तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत उसे इस बाजार तक खींच लाएगी। एक जमाने में ये बाजार शहर का सबसे व्यस्त और चमकता हुआ इलाका हुआ करता था, लेकिन कुछ साल पहले भड़के दंगों ने इसे खाक कर दिया। सैकड़ों दुकानें जलकर राख हो गईं, कई लोग जिंदा जल गए और कुछ तो लापता हो गए, मानो उन्हें खुद आग निगल गई हो। बाजार का एक हिस्सा जहां अब एक खंडहर सा कॉम्प्लेक्स खड़ा है, वहां पहले बहुत चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन दंगों के बाद जो बचा वह सिर्फ राख, बदबू और एक अजीब सन्नाटा था। कुछ लोगों ने उस कॉम्प्लेक्स को दोबारा बसाने की कोशिश की, लेकिन जो भी वहां रहने गया 2 दिन से ज्यादा टिक नहीं सका। उनका कहना था कि रात के वक्त दीवारों से आग की लपटें निकलती हैं, लोगों की चीखें गूंजती हैं और दम घुटने लगता है, जैसे उस जगह ने अभी तक वो दर्द अपने अंदर समेट रखा हो। आरव को काम की सख्त जरूरत थी। एक दिन उसे उसी बाजार की एक पुरानी दुकान में नौकरी मिल गई, जहां कपड़ों का छोटा सा कारोबार चलता था। दुकान का मालिक शामल नाम का अधेड़ उम्र का आदमी था, सीधा सादा, थोड़ा चुपचाप रहने वाला। दोपहर के वक्त जब धूप तेज होती तो ग्राहक कम ही आते थे। ऐसे ही एक दोपहर दोनों दुकान में बैठे बात कर रहे थे जब दुकान का दरवाजा बिना किसी आवाज के खुला और एक औरत अंदर आई। वो औरत बेहद खूबसूरत थी। उसकी हरी आंखें इतनी चमकदार थीं जैसे पन्ने की बनी हो और उसने खून जैसी लाल साड़ी पहन रखी थी। आरव को सबसे अजीब बात ये लगी कि वो औरत एक शब्द भी नहीं बोली। ना उसने कपड़ों के बारे में पूछा, ना किसी चीज की मांग की, बस चुपचाप शामल के सामने बैठ गई। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि शामल बिना उससे कुछ पूछे खुद ही लाल साड़ियां निकाल कर दिखाने लगा, मानो वो जानता हो उसे क्या चाहिए। आरव के अंदर एक बेचैनी सी होने लगी, कुछ तो गड़बड़ थी। औरत ने एक बार भी आरव की तरफ नहीं देखा, बस शामल को घूरती रही। फिर अचानक वो उठी और बिना कुछ लिए दुकान से बाहर निकल गई। हैरानी तब हुई जब शामल भी चुपचाप उसके पीछे चल दिया, जैसे वो किसी नशे में हो। आरव ने उसे कई बार आवाज लगाई, लेकिन उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। जैसे जैसे आरव की आवाज ऊंची होती गई, वो औरत पलटी और जो उसने देखा उसने उसकी रूह हिला दी। उस औरत की हरी आंखें अचानक नीली हो गई थीं, चमकती हुई बर्फ सी ठंडी और डरावनी नीली। आरव के शरीर में ठंड दौड़ गई, पसीने से लथपथ वह वहीं बैठ गया। दुकान छोड़कर जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन उसके पैर कांपने लगे थे। थोड़ी ही देर में शोर मच गया, लोग भागते हुए आए। किसी ने बताया कि कॉम्प्लेक्स के पास कोई आदमी पड़ा है। आरव दौड़ता हुआ गया, देखा तो वो शामल था, बेसुध। जब होश आया तो बार बार एक ही बात कह रहा था, आग लग गई है, सब जल रहा है। लेकिन वहां कहीं आग नहीं थी। आरव को अब हर चीज पर शक होने लगा था। वह उस औरत को भूल नहीं पा रहा था। अगली दोपहर फिर वही औरत उसे दुकान के सामने से जाती दिखाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार वह डरने की बजाय जानना चाहता था कि वह कौन है। शामल को बताए बिना वह उसके पीछे पीछे चल दिया। वह औरत उसी पुराने कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ रही थी, वहीं जहां कभी 12 परिवारों की रौनक हुआ करती थी और दंगों की आग में वो सब जलकर खाक हो गए थे। आरव को रास्ते भर अखबारों की पुरानी हेडलाइंस याद आती रहीं, लेकिन जितना वह औरत के पीछे जाता उतनी ही गर्मी बढ़ती जाती। कोई आम गर्मी नहीं, जैसे उसकी रूह जल रही हो। अचानक उसने एक दीवार को सहारे के लिए छुआ और चीख उठाया। हाथ जल गया था। दीवार इतनी गर्म थी जैसे अभी भी उसके अंदर आग की लपटें धधक रही हों। घबराकर वह अंदर एक कमरे की ओर बढ़ा और हिम्मत करके दरवाजा बंद कर लिया ताकि बाहर की आवाजें बंद हो जाएं। लेकिन कमरे की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी। वह खिड़की की ओर बढ़ा ही था कि पूरे कमरे में आग लग गई। धुआं, लपटें, चीखें। आरव अब खुद चीखने लगा, सांसें थमने लगी। वह घुटते घुटते दरवाजे की ओर घिसटने लगा। तभी दरवाजा खुला और सामने वही औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, नीली आंखें और चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक ठंडी आग। आरव ने गिड़गिड़ाकर मदद मांगी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ बदले की ज्वाला थी। आग की लपटों के बीच आरव बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह बाहर था, न कॉम्प्लेक्स में था न दुकान में। घबराकर उठा और सीधे लोगों को सारी बात बताई, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, उसमें वो औरत कहीं नहीं थी। तभी एक बूढ़े आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीमे से कहा, उस औरत की दुकान हुआ करती थी वहीं जहां आज शामल की दुकान है। दंगों की रात वो भी जिंदा जला दी गई थी। भूतिया बाजार अगला भाग। उस रात के बाद आरव कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। वह चुपचाप रहने लगा, नींद में चीखने लगा और जब भी कोई लाल साड़ी में महिला सामने से गुजरती वह घबरा जाता। दुकान पर काम करना अब उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन नौकरी छोड़ना भी आसान नहीं था। शामल अब थोड़ा ठीक था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा डर समा गया था, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो।
एक दिन आरव ने हिम्मत करके श्यामल से उस औरत के बारे में पूछा। श्यामल का चेहरा एकदम उतर गया। वह चुप रहा, फिर धीमे से बोला, तू नहीं समझेगा आरव, कुछ दुकानें सिर्फ व्यापार की नहीं होती, कुछ दुकानें किसी की अधूरी कहानी का हिस्सा होती हैं। आरव कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन अब वो जान गया था कि यह महज कोई हादसा नहीं था, ये किसी आत्मा की पीड़ा थी जो अब तक भटक रही थी। रात को उसने खुद को साबित करने के लिए एक योजना बनाई। वह दुकान में ही छिप गया, कैमरे ऑन कर दिए और घंटों इंतजार करता रहा। करीब आधी रात को दरवाजा बिना हवा के ही खुला और वही औरत अंदर आई। उसका चेहरा इस बार और भी गुस्से से भरा हुआ था। इस बार वह सीधे आरव की ओर बढ़ी। आरव कांपने लगा, लेकिन वह भागा नहीं। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? क्यों मुझे बुला रही हो बार बार? औरत एकदम रुक गई। उसकी आंखों में अब आग नहीं, आंसू थे। वो बोली नहीं, बस दुकान के कोने की तरफ इशारा किया और अचानक दीवार पर खुद ब खुद एक पुराना कागज झड़ता हुआ नीचे गिरा। आरव ने उसे उठाया। वो एक पुराना फोटो था, एक शादीशुदा जोड़े का, पीछे दुकान का वही बोर्ड और औरत की आंखें हरी। नीचे एक नाम लिखा था, अनामिका वस्त्र भंडार, सविता और अरुण। आरव समझ गया ये औरत कभी इस दुकान की मालकिन थी। दंगों में जलकर मारी गई, लेकिन शायद उसे अभी तक न्याय नहीं मिला था। उसकी आत्मा चैन नहीं पा रही थी। आरव ने शहर के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, अखबारों की कटिंग्स देखी। उसे पता चला कि दंगों की रात उस औरत की दुकान को जानबूझकर जलाया गया था, क्योंकि उसके पति अरुण ने इलाके के कुछ ताकतवर लोगों के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत की थी। दंगों की एड में उन्हें जला दिया गया और केस को भीड़ की हिंसा कहकर बंद कर दिया गया। आरव ने फैसला किया कि अब वह इस कहानी को दुनिया के सामने लाएगा। उसने एक वीडियो बनाया, पूरे शहर की कहानी, पुराने रिकॉर्ड्स और उस फोटो को जोड़कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो वायरल हो गया। कुछ दिन बाद पुलिस ने पुराने केस को दोबारा खोला और कई वर्षों बाद पहली बार किसी ने सविता नाम की उस औरत की हत्या को स्वीकारा, क्योंकि वह सिर्फ दंगों की आग में नहीं मारी गई थी, वह मारी गई थी सच्चाई बोलने के लिए। और तभी एक रात आरव दुकान में बैठा हुआ था। उसने हवा की एक ठंडी लहर महसूस की। उसने पलटकर देखा, वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में न आग थी न आंसू, सिर्फ सुकून। वह मुस्कुराई, धीरे धीरे गायब हो गई और दीवार पर जो फोटो था उसमें अब सिर्फ अरुण अकेला नहीं था, सविता भी थी, मुस्कुराती हुई। आरव की आंखें भर आईं। शायद अब वो आत्मा मुक्त हो गई थी। भूतिया बाजार अंतिम नहीं। अगला अध्याय। सविता की आत्मा के मुक्त होने के बाद आरव को ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। वह अब थोड़ा खुलकर जीने लगा था। दुकान उसने फिर से सजाई, दीवारों को फिर से रंगवाया और दुकान का नाम भी बदल दिया, सविता वस्त्र भंडार। शहर के लोग जो कभी उस जगह के पास भी नहीं आते थे, अब वहां खरीदारी करने आने लगे। सबको लगता था जैसे उस जगह से अब डर मिट गया है, लेकिन आरव जानता था ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। एक दिन देर रात जब वो दुकान बंद करके निकल ही रहा था, तभी उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बेहद धीमी थी, लेकिन दिल को चीरने वाली। आरव का दिल धड़कने लगा। क्या अब कोई बच्चा भटक गया है, या ये फिर? वह टॉर्च लेकर अंदर बढ़ा। बिल्डिंग अब भी वीरान थी, पर कुछ बदला बदला सा लगा। फर्श पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे कोई बच्चा नंगे पैर अंदर गया हो। आवाज एक टूटे हुए कमरे से आ रही थी। जब आरव ने दरवाजा खोला तो वहां सिर्फ धूल थी और एक पुरानी गुड़िया। गुड़िया की आंखें एकदम स्याह थी, लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। आरव ने जैसे ही उसे उठाया, कमरे की दीवार पर कुछ उभरने लगा। ये कोई खून से लिखी कहानी थी। माँ ने कहा था छिप जाओ, पर आग ने सब छीन लिया। मुझे अब भी वो लाल साड़ी वाली औरत ढूंढती है। आरव की रूह कांप गई। क्या सविता की आत्मा अभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई, या कोई और बच्चा उस आग में मारा गया था जिसकी आत्मा अब तक अटकी हुई है? अगले दिन उसने शहर के पुराने थाने में जाकर उस रात के बच्चों की संख्या जानने की कोशिश की। जवाब मिला, 12 परिवारों में कुल 31 लोग मारे गए थे, जिनमें 6 बच्चे भी थे, लेकिन एक बच्चा कभी नहीं मिला। उसकी लाश आज तक नहीं मिली थी। नाम था अनिकेत, उम्र 5 साल। आरव अब समझ चुका था वो बच्चा अभी भी कॉम्प्लेक्स में भटक रहा है। और फिर शुरू हुई आरव की दूसरी खोज, उस मासूम आत्मा की मुक्ति की। रातों को वो गुड़िया लेकर कॉम्प्लेक्स में जाता, धीरे धीरे पुकारता, अनिकेत बेटा, तुम्हारी माँ अब चैन में है, अब तुम भी आराम करो। लेकिन कई रातें यूं ही गुजर गईं। बच्चा कभी सामने नहीं आया, बस रोने की आवाजें और हवा में उसके नन्हे कदमों की गूंज। फिर एक रात जब आरव ने थककर गुड़िया जमीन पर रख दी और फूट फूट कर रोने लगा, तब पहली बार कुछ बदला। कमरे की हवा एकदम ठंडी हो गई।
और एक धुंधली सी छाया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। छोटा सा बच्चा, घुटनों तक जली हुई कमीज, हाथ में आधी पिघली लकड़ी की गाड़ी और आंखें खाली। आरव ने कांपते हुए उसके सामने घुटने टेक दिए। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है अनिकेत, माँ अब आजाद है, अब तुम भी जा सकते हो। बच्चे की आंखों में हल्की सी चमक आई और उसने धीरे से गुड़िया उठाकर अपने सीने से लगा ली। फिर धीरे धीरे उसकी परछाई हवा में घुल गई, जैसे धुएं की तरह। उस रात के बाद कॉम्प्लेक्स से कभी कोई आवाज नहीं आई, ना चीख ना रोना, सिर्फ सन्नाटा। आरव जानता था अब वो बाजार सिर्फ भूतिया नहीं, शांति से भरा था। लेकिन जैसे ही उसने दुकान के ताले में चाबी डाली, एक और रहस्य उसका इंतजार कर रहा था। ताले के ठीक ऊपर दरवाजे की लकड़ी पर 3 खरोंचे बनी थी ताजा, और उनके ठीक नीचे खून से लिखा था, अभी बाकी हैं कई अधूरे किस्से।